हेलो लर्नर्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अधिगम मित्रा पे। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के बीच क्लास 10th का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आई होप कि स्कूल में आप सभी इसको पढ़ चुके होंगे। एक नए तरीके से आइए इसको पढ़ते हैं आज के इस क्लास में। शुरुआत करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरा वीडियो बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों के में पढ़ने वाले बच्चों के लिए उपयोगी होगा। तो मैं इसे जो भी मेरा पीपीटी होगा या जो भी मेरा डायलॉग होगा वो बायलिंगुअल होगा, तो उसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे देखेंगे। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण बोलते हैं। अब इसमें हम लोग का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरे सेशन के दौरान, आइए एक नज़र उसको देख लेते हैं। तो जो हमारा अधिगम उद्देश्य है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, उसमें सबसे पहला है डिफाइन केमिकल रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई एविडेंस ऑफ केमिकल चेंज। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं और हमें पता कैसे चलता है कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुआ है या कोई केमिकल चेंज हुआ है, ये देखेंगे। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है राइट वर्ड एंड केमिकल इक्वेशंस विद स्टेट्स एंड कंडीशंस। शब्द समीकरण या रासायनिक समीकरण। जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ वर्ड इक्वेशन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे और उनकी स्टेट्स और कंडीशंस को भी देखेंगे। फिर अगला जो है वो बैलेंस इक्वेशन यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट है क्लासिफाई रिएक्शंस कॉम्बिनेशन, कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयोजन, अपघटन, विस्थापन, द्वीप विस्थापन और रेडॉक्स, जो सबसे जरूरी है। नेक्स्ट लास्ट में फिर हम लोग इसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे सीबीएसई बोर्ड के, जो पिछले वर्षों में पेपर में ये सवाल आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? तो जैसा कि हम लोग को पता है कि केमिकल रिएक्शन कैसे हम लोग बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ, तो जब हम अपने आसपास कोई केमिकल चेंज होते देखते हैं, जैसे कि आपके घर के आसपास कोई लोहे का छड़ होगा, तो कुछ दिन के बाद जब आप उसको देखते होंगे तो उसमें हवा और पानी के साथ वो उसका कलर डिस्कलर होने लगता है और उसी को हम लोग बोलते हैं जंग लगना, लोहे में जंग लगना यानी रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये सब जो भी घटनाएं आपके चारों तरफ घटती है उसका जो कारण है वो है केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। तो इसीलिए केमिकल रिएक्शन का जो डिफिनेशन है, प्रोसेस वेयर वन और मोर सब्सटेंस चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो जैसा कि मैंने बताया कि कोई केमिकल चेंज होगा और जब भी केमिकल चेंज होगा तो कोई न्यू सब्सटेंस बनेगा और उसमें न्यू प्रॉपर्टीज होंगे। जैसे लोहे में रस्ट लग गया, जंग लग गया, तो उसका प्रॉपर्टी क्या हो गया, चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया और एक केमिकल रिएक्शन हुआ। तो वही कह रहा है कि प्रोसेस वन और मोर सब्सटेंस चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एग्जांपल के तौर पर आपको यहाँ पे दिया गया है कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग एयर में बर्न करते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, Mg+O2 MgO। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया आयरन नेल का एक एग्जाम्पल, तो आयरन प्लस H2O प्लस O2 जब हम लोग करेंगे तो FeOH का होल थ्राइस बनेगा। और FeOH होल थ्राइस जब होगा तो इसको Fe2O3, यही रस्ट का फॉर्मूला होता है और ये आपका वाटर है H2O। इस तरीके से एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होता है जिसमें कि रस्ट फॉर्म होता है। रस्ट का फॉर्मूला Fe2 और 3H2O या XH2O, जितना ये हाइड्रेट आयन रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। अब है कि हम लोग को पता कैसे चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको कुछ कुछ रासायनिक परिवर्तन के संकेत देखने को मिलेंगे। कैसे संकेत? तो सबसे पहला जो संकेत है वो चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। उसके बाद है चेंज इन कलर, उसके रंग में परिवर्तन। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, उसके इन टेम्परेचर, उसके तापमान में भी चेंजेस होता है। जैसे कि जब आप चूना चूना को जल में डालते हैं, लाइन, तो स्लेक्ट लाइन को जैसे ही पानी में डालेंगे तो उससे कुछ बुलबुला निकलता है, यानी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उससे कोई गैस इवॉल्व हो रहा है। और अगर आप उंगली थोड़ा सा डालिएगा उसमें तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है वाटर का। तो इससे हम लोग पता कर पाते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल चेंज हुआ है, और अगर केमिकल चेंज हुआ है तो पक्का कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अब है, जब हम लोग केमिकल रिएक्शन को देख लिए, तब अब केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग एक रिएक्शन लिखे थे Mg+O2। पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि Mg+O2 MgO बनता है। तो आखिर ये है क्या? तो ये वही है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है और इसको मिलने से क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसका दो पार्ट होता है, एक होता है रिएक्टेंट रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। दूसरा होता है प्रोडक्ट। तो और बीच में ये सेपरेटेड होता है एरो के थ्रू। तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है वो रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड में होता है जो प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट को देखिए, रिएक्टेंट में क्या था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम को हमने एयर में जलाया तो वो व्हाइट डेजिंग लाइट के साथ जलता है और एक एस बनता है, मतलब जैसे कागज को जलाते हैं आप तो कैसे राख बनता है, उसी तरीके से मैग्नीशियम रिबन को आप जलाइएगा तो अंधेरे कमरे में व्हाइट डेजिंग लाइट के साथ जैसे पटाखा छूटता है और उसके साथ वो रिबन जलेगा और लास्ट में जो उसका रेसिड्यू बचेगा वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो ये एक रिएक्शन हुआ। इस रिएक्शन को ओरली बोलना तो आसान है, लेकिन इसको दिखाना भी होता है केमिस्ट्री में, है ना? तो इसको दिखाने के लिए 2 तरीका है। एक तो है वर्ड इक्वेशन और दूसरा है केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम को वर्ड में लिख दिए, ऑक्सीजन को वर्ड में लिख दिया और इन दोनों को मिलने से बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको भी हमने वर्ड में लिख दिया। रिएक्टेंट एरो के लेफ्ट साइड और प्रोडक्ट एरो के राइट साइड। अब वहीं केमिकल इक्वेशन की जब बात करें तो जो भी हमने वर्ड इक्वेशन लिखा है उसका कुछ ना कुछ केमिकल फॉर्मूला होता है, जिसे आपने क्लास 9th में पढ़ा है। जैसे मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है और जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलता है तो आपका बनता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आखिर वर्ड इक्वेशन का जरूरत क्यों पड़ा? आपके एग्जाम में ऐसा सवाल भी पूछा गया है पिछले एग्जाम में कि व्हाई डू वी नीड टू राइट अ केमिकल रिएक्शन इनटू अ वर्ड इक्वेशन। तो वहां पे आपको आंसर देना है कि इट इज इजी टू रीड फॉर बिगनर्स। जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए समझना और पढ़ना आसान होता है। इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पता चलता है। नो इन्फॉर्मेशन अबाउट क्वांटिटी और मास, कोई क्वांटिटी और मास के बारे में इसमें जानकारी नहीं मिलती है। डज नॉट शो फिजिकल स्टेट, और ना ही इसमें कोई फिजिकल स्टेट बताया जाता है। तो ठीक इसी के लिए अब जरूरत पड़ा किसका, केमिकल इक्वेशन का। तो केमिकल इक्वेशन में देखिए, मैग्नीशियम का जो फॉर्मूला होता है हमने वहां लिख दिया मैग्नीशियम, और उसके बगल में उसका स्टेट लिखा हुआ है। स्टेट मतलब उसकी अवस्था लिखी हुई है कि ये सॉलिड में है, ठोस में है, लिक्विड द्रव में है या फिर गैस में। तो उसी तरीके से सब में इसको ब्रैकेट में छोटा सा सॉलिड, ऑक्सीजन के बगल में ऑक्सीजन गैस है तो इसमें जी लिखा हुआ है। और आपका जो फाइनल ऐश बनता है वो भी सॉलिड फॉर्म में होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ भी इसका स्टेट सॉलिड लिखा हुआ है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, पढ़ाई आपको अच्छी लग रही होगी। तो अब है कि केमिकल इक्वेशन का क्या क्या फायदा है, व्हाई डू वी नीड टू राइट अ केमिकल रिएक्शन इनटू अ केमिकल इक्वेशन। तो अब यहाँ पे आपको आंसर देना है कि इसमें सिंबल का यूज करते हैं, फॉर्मूला का यूज करते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब इसमें नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाता है। जैसे जब हम मैग्नीशियम वहाँ बोल रहे थे तो ये तो नहीं पता कि मैग्नीशियम का कितना एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि मैग्नीशियम का 2 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम रिएक्ट किया तो बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड का 2, ठीक है, एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स। अबे क्वांटिटेटिव पता हो गया, सो स्टेट्स का पता चल गया आपको कि सॉलिड, लिक्विड, गैस या। जब हम लोग केमिकल रिएक्शन को लिखना शुरू कर दिए और कैसे लिखते हैं उसको वो देख लिए, उसके बाद जरूरी है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्यों बोलते हैं। आखिर व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं Mg प्लस O2, तो पहले आपने रिएक्शन देखा था, यहाँ बनता है MgO। तो आखिर इसमें क्या बैलेंस्ड, कैन वी से दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम एक है, यहाँ भी मैग्नीशियम एक है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर ऑक्सीजन एक है। इसके लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन 2 हो जाए। जब ऑक्सीजन 2 हो गया तो मैग्नीशियम के आगे 2 लगाना पड़ेगा। तो अब इधर भी 2 एटम ऑफ मैग्नीशियम, इधर भी 2 एटम ऑफ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अब ये बैलेंस्ड। तब सवाल ये है कि आखिर हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों होती है। तो क्लास 9th में आपने 2 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा था। एक था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और दूसरा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट मीन्स दैट कोई भी केमिकल रिएक्शन जब रिएक्ट करता है तो उसके 2 पार्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें मास नहीं क्रिएट किया जा सकता है, नहीं डिस्ट्रॉय होता है। यानी जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के होंगे उतने नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट के होंगे। तो इसीलिए हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। समझ में आ गई होगी बात, अब आगे बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ। अब जब भी विदाउट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कोई स्केलेटल लिखा हुआ है Fe प्लस H2O, आयरन प्लस H2O, तो Fe3O4 प्लस H2 बनता है। ये भी एक रस्ट का ही फॉर्म है। इसमें क्या है, कोई बैलेंसिंग, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। देखिए आयरन इधर 1 है, RHS में 3 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 2, ये तो चलिए बराबर है। ऑक्सीजन इधर 1 और इधर इधर 1 और इधर 4। तो ये स्केलेटल है। अब इसी को हमको बैलेंस करना होता है, इसी को हम लोग को बैलेंस करना होता है। तो बैलेंस में क्या होगा कि जब यहाँ पे 3Fe है तो हम लोग मेटल को पकड़ेंगे तो 3 मेटल ऑफ एटम्स इधर, इधर 3 लगाएंगे तो Fe3। और H2 इधर कितना था, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो ऑक्सीजन 4 करने के लिए यहाँ पे 4 लगाना पड़ा। तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 8, तो यहाँ 2 पहले है तो 4 इधर लगा देंगे। तो देखिए रिएक्टेंट में भी आयरन 3, हाइड्रोजन 8 8, ऑक्सीजन 4 4। इस तरीके से हम लोग बैलेंस करते हैं। आइए अब देखते हैं मेथड ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर से Mg प्लस O2 का। ये दोनों रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में बनता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो सबसे पहले क्या है, राइट स्केलेटल इक्वेशन, हम लोग स्केलेटल इक्वेशन लिख दिए। उसके बाद काउंट ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, जितने एलिमेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं उसके एटम्स काउंट कर लीजिए। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दिख रहा है, तो मैग्नीशियम रिएक्टेंट में कितना, एक, प्रोडक्ट में कितना, एक, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना, दो, प्रोडक्ट में कितना, एक। बैलेंस वन एलिमेंट एट अ टाइम, स्टार्ट विथ मेटल्स। आपको एक बार में एक ही एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। देखिए एमजी तो बैलेंस है, हमको करना है बैलेंस किसको, O2 को। तो O2 रिएक्टेंट में कितना, दो, प्रोडक्ट में कितना, सिंगल। तो इसको करने के लिए सबसे आगे कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट में हम लोग क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। तो इधर से मैग्नीशियम कितना हो गया, दो, ऑक्सीजन कितना हो गया, दो। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन मैग्नीशियम डिसबैलेंस हो गया। तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, फिर से दो लगाएंगे। अब देखिए रिएक्टेंट में जितना मैग्नीशियम था प्रोडक्ट में उतना मैग्नीशियम है, रिएक्टेंट में जितना ऑक्सीजन एटम था उतना ही एटम प्रोडक्ट में भी। तो इस तरीके से हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस करते हैं। तो काउंट एटम्स ऑफ इस बैलेंस वन एलिमेंट एट अ टाइम, बैलेंस पॉलीएटॉमिक आयंस एज अ ग्रुप इफ अनचेंज्ड। जो भी पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं उसको बैलेंस करते हैं हम लोग इसके मेटल्स के बाद। फिर बैलेंस H एंड O एट द एंड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर उसमें है तो उसको लास्ट में करना है। मेक कोफिशिएंट सिंपलेस्ट होल नंबर्स, जैसे हम कैसे होल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से 3 से, इस तरीके से। तो आपको सिंपल होल नंबर से ही चेक करना है बार बार। रीचेक एटम्स एंड स्टेट्स कंडीशन, उसके बाद आपको एटम्स का स्टेट और कंडीशन चेक करते रहना है ताकि वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। यहाँ पे और एक और एग्जांपल आपके लिए यहाँ दिया गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फास्फोरिक एसिड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फास्फोरिक एसिड का रिएक्शन होता है तो बनता है कैल्शियम फॉस्फेट प्लस वाटर। तो ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, ये रहा फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला, और ये बना कैल्शियम फॉस्फेट प्लस वाटर। अब देखिए ये क्या है, स्केलेटल है। ये क्या है, स्केलेटल है। अब जब स्केलेटल आपको दिख गया तो इसको आपको बैलेंस करना है। आइए बैलेंस करते हैं। तो कैल्शियम देखिएगा, सबसे पहले इसमें आप पढ़े थे स्टार्ट विथ मेटल्स। इसमें मेटल्स कौन सा है, कैल्शियम। कैल्शियम को पकड़ेंगे तो देखिए आरएचएस में कैल्शियम कितना, तीन, एलएचएस में कैल्शियम कितना, सिंगल, वन। तो अब सबसे पहले हम लोग किसको करेंगे बैलेंस, कैल्शियम को। तो यहाँ पे 3 लगाएंगे, तो कैल्शियम हो गया कितना, 3, इधर भी 3। लेकिन जैसे ही कैल्शियम 3 हुआ तो हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, 2, और आगे 3 लगा हुआ है तो 3 2 6 हो गया हाइड्रोजन इधर, और प्लस 3 9 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन भी हो गया, इधर 6 इधर 4 10। तो हम लोग को पोलियोटोमिक आयंस देखना है। पोलियोटोमिक आयंस में जैसे PO4 है, तो देखिए अब हम लोग को ये कैल्शियम करने के बाद यहाँ पे पोलियोटोमिक आयन PO4 इधर भी, इधर 2 है, इधर 2 है। तो अब हम लोग यहाँ पे 2 PO4, यहाँ पे सिंगल PO4, तो इसके लिए हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। देखिए आपका पोलियोटोमिक आयन क्या हो गया, बैलेंस। इसी को पोलियोटोमिक आयन बोलते हैं। इधर भी 2 PO4, इधर भी 2 PO4। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर काउंट कर लीजिए, इधर 6, इधर 6, 6 12, इधर हाइड्रोजन 2 है तो इसके यहाँ पे लगा दीजिए 6, यहाँ पे क्या लगा दीजिए 6। अब देखिए हाइड्रोजन भी आपका आरएचएस में कितना है, इधर हाइड्रोजन इस पे 2, 2 3 6, 3 2 6 6 12, इधर हाइड्रोजन देख लीजिए 6 6 2 12 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितना 4 2 8, 8 प्लस 6 14, इधर भी देख लीजिए 3 2 6 6, 4 2 8 8 6 14। इस तरीके से एलएचएस और आरएचएस आपका बैलेंस हो गया। यहाँ पे आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको बैलेंसिंग करना समझ में आ गया होगा। तो आप होमवर्क में कुछ और बैलेंसिंग करके आइएगा। जैसे